हेलो नमस्कार जय हिंद गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम लोग इतिहास के चौथा क्लास करने वाले हैं। हम लोगों ने इतिहास के 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास जो है हम लोगों का इतिहास की चौथी क्लास होने वाली है और इस क्लास में हम लोग मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य डायनेस्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे लेते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य डायनेस्टी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक बाबू चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। किनको बोला जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो मौर्य साम्राज्य के प्रथम राजा भी थे और इनको प्रथम राजा बनने में यानी कि राजा बनने में जो है सबसे बड़ा हाथ इनके प्रधानमंत्री चाणक्य का था। किनका था? चाणक्य का था। और चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है अर्थशास्त्र और इस पुस्तक को हम लोग आज भी पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य साम्राज्य के प्रथम राजा भी थे और इनको राजा बनने में सबसे बड़ा हाथ इनके प्रधानमंत्री चाणक्य का था। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक बने थे और चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है अर्थशास्त्र और इस पुस्तक को हम लोग आज भी पढ़ते हैं। उसके बाद बालक आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ेंगे तो आगे देखते हैं हम लोग कि 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठे थे। कब बैठे? 321 बीसी में मगध के राजगद्दी पर बैठे थे। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजगद्दी पर कब बैठे थे? तो 321 बीसी में। और जब यह 305 बीसी में पहुंचे तब इन्होंने सेलुकस निकेटर को हराए थे। सेलुकस निकेटर किनको हराए थे? सेलुकस निकेटर को हराए थे जो बेबीलोन का शासक थे और इन्होंने मगध पर हमला किए थे। तो सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था और उस युद्ध में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं और सेलुकस निकेटर हार जाते हैं। देखिए, हम लोग समझते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य साम्राज्य के प्रथम राजा भी थे और इनको राजा बनने में सबसे बड़ा हाथ इनके प्रधानमंत्री चाणक्य के था। और चाणक्य के द्वारा जो है इन्होंने चाणक्य के द्वारा ही जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक बने चंद्रगुप्त मौर्य। और चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है अर्थशास्त्र और इस पुस्तक को हम लोग आज भी पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 321 बीसी में मगध के राजगद्दी पर बैठे थे और 305 बीसी में सेलुकस निकेटर को हराए। सेलुकस निकेटर जो थे वो बेबीलोन का शासक थे और यह जो है मगध पर क्या किए थे? हमला किए थे। इसलिए क्या हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में सेलुकस निकेटर हार गए थे। उसके बाद बालक हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे देखते हैं कि चाणक्य जो थे वो बहुत दिमागदार आदमी थे। जब सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य हरा दिए तो सेलुकस निकेटर की एक पुत्री थी जो बहुत सुंदर थी, बाल बड़ा था, बहुत आकर्षक एकदम सुंदर थी। ठीक है, तो उसको जो है चाणक्य देखे थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इस लड़की का विवाह हम अपने राजा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा देते हैं। तब उन्होंने सेलुकस निकेटर से जाकर बात किए
कि आप जो है युद्ध तो हार गए, तो अगर आप हमारे साथ मेल जोल करना चाहते हैं तो आप अपनी पुत्री का विवाह जो है हमारे राजा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दीजिए। तो इस प्रस्ताव को जो है सेल्यूकस निकेटर मान जाते हैं और वह अपनी पुत्री का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा देते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का जो नाम था वह नाम था कर्नेलिया। क्या नाम था बालक? कर्नेलिया नाम था, जिसे हम लोग हेलेना के नाम से भी जानते हैं, हेलेना के नाम से जानते हैं। और इसी कर्नेलिया का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है। और जब विवाह होता है तो दहेज पहले भी चलता था और दहेज आज भी चलता है। वैसे तो कहा जाता है कि दहेज लेना कानूनी अपराध है, दहेज प्रथा बंद किया जाए, दहेज बंद किया जाए, लेकिन क्या सरकार के नज़र में तो दहेज बंद है, लेकिन जो है अंदर अंदर दहेज लोग लेते ही हैं। तो दहेज पहले भी चलता था। तो दहेज जो है क्या था उस टाइम कि सेल्यूकस निकेटर जो है जब अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कराते हैं तब यह 4 प्रांत जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते हैं। प्रांत के मतलब कि 4 एरिया, जैसे कि पहले क्या था, राजा रहते थे, एरिया पर अधिकार करते थे। अभी क्या है, जैसे मुख्यमंत्री है अपने अपने राज्य में जो है वो अपना काम करते हैं। तो उसी प्रकार से पहले क्या रहते थे, राजा रहते थे, उनका एरिया रहता था कि इतने एरिया में हम हैं। वो दूसरे एरिया पर अटैक कर कर उसका जो है उस पर भी अधिकार करना चाहते थे। अगर जीत गए तो उनका हो गया, नहीं जीते तो फिर हार गए, फिर नहीं हुआ। तो 4 प्रांत जो है सेल्यूकस निकेटर अपने दामाद यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को देते हैं। कौन कौन सा? तो काबुल, कंधार, हेरात और जेड्रोसिया। यह 4 प्रांत यानी कि यह 4 एरिया जो है चंद्रगुप्त मौर्य को देते हैं। कौन? सेल्यूकस निकेटर। किसमें? अपनी पुत्री के विवाह यानी दहेज में देते हैं। तो देखिए यह जो काबुल और कंधार है इसमें अभी वर्तमान में पूरा पाकिस्तान बसा हुआ है और हेरात और जेड्रोसिया में पूरा अफगानिस्तान है। तो सोचिए कि जो पाकिस्तान हम बिहारियों का छोड़ा हुआ स्थान पे है, दहेज में मिला हुआ स्थान में बसा हुआ है, वो बोलता है कि हमको पूरा भारत चाहिए। अरे तुम्हारा औकात है क्या यार, हमको वो तो हमारे दहेज में मिला हुआ ज़मीन है जिसको हम लोगों ने छोड़ दिया, उसमें तुम लोग बसे हो। ठीक है, तो देखिए काबुल और कंधार में क्या है, पूरा पाकिस्तान है, और हेरात और जेड्रोसिया में क्या है, पूरा अफगानिस्तान बसा हुआ है। ठीक है, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं बालक कि सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत होता है जिसका नाम है मेगास्थनीज। यह किसका राजदूत है बाबू? सेल्यूकस निकेटर का, जिसका नाम है मेगास्थनीज। और यह राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं। किस में आते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है इंडिका। उस पुस्तक का क्या नाम है बाबू? इंडिका नाम है इस पुस्तक का। मेगास्थनीज के द्वारा क्या लिखा गया है? पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, तो ये राजदूत जो है, ये राजदूत क्या होता है? तो राजदूत का मतलब होता है कि जो संदेश को आदान प्रदान करता है उसे राजदूत कहा जाता है। यानी कि अगर मेरा राजदूत है और आपके दरबार में गया है तो जो आपका संदेश रहेगा वो मेरे तक लाकर पहुंचाएगा और जो मेरा संदेश रहेगा वो आपको तक पहुंचाएगा, उसी को बोला जाता है राजदूत। उसके बाद बालक हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे बच्चा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है मृत्यु, आगे देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु जो है 298 BC में हो जाता है। और यह जो है अपना मृत्यु, इनका जो है अंतिम समय कहाँ बिताए थे? मृत्यु के दौरान जो इन्होंने अपना अंतिम समय बिताए थे वो श्रवण बेलगोला में बिताए थे। और यह श्रवण बेलगोला अभी कर्नाटक में है। और इन्होंने जो है कहाँ अपना अंतिम समय बिताए? तो श्रवण बेलगोला में बिताए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु जो है उपवास के कारण हो जाता है।
किसके कारण हो जाता है? उपवास के कारण हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म के संरक्षक भी थे। क्या थे? जैन धर्म के संरक्षक भी थे। और इनका बेटा जो इनका जो बेटा था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था वह थे बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? तो बिंदुसार बना। ठीक है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि क्या हुआ था कि युद्ध हुआ था किसके बीच में? तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ था 305 बीसी में। जिस युद्ध में जो है सेल्यूकस निकेटर हार जाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। तो इस मुद्दे को देखते हुए चाणक्य जो है वो सेल्यूकस निकेटर के दरबार में जाते हैं और बोलते हैं कि अगर आप हमारे साथ मेल जोल करना चाहते हैं तो आप अपनी पुत्री कर्नेलिया का विवाह हमारे राजा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दीजिए। तो इस प्रस्ताव को जो है सेल्यूकस निकेटर मान जाते हैं और वह अपनी पुत्री कर्नेलिया के विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा देते हैं। ठीक है, तब देखिए कि जब विवाह कराते हैं तब ये अपने पुत्री के विवाह में जो है 4 प्रांत दहेज में देते हैं: काबुल, कंधार, हेरात और जड्डरोसिया। तो काबुल और कंधार में पूरा अभी पाकिस्तान बसा हुआ है और हेरात और जड्डरोसिया में पूरा अफगानिस्तान है। सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत थे जिनका नाम है मेगास्थनीज, और यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है इंडिका। और इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि भारतीय लोगों को लिखना बहुत टफ लगता है, कोई भी भाषा में लिखना बहुत ज़्यादा टफ लगता है। और यहाँ पे देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु जो है 298 बीसी में हो जाता है और यह अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताए थे जो अभी वर्तमान में कर्नाटक में है। और इनका मृत्यु जो होता है वह उपवास के कारण हो जाता है। किसके कारण होता है? उपवास के कारण होता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म के संरक्षक भी थे और इनका बेटा जो था वह था बिंदुसार। यानी कि अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा मौर्य साम्राज्य का? तो बिंदुसार बनेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का जो है चंद्रगुप्त मौर्य वाला तो खत्म हो गया, अब हम लोगों का स्टार्ट होगा बिंदुसार। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन थे? बिंदुसार थे। बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त लिख दिया था गलत, आप लोग मौर्य लगा लीजिएगा। चंद्रगुप्त और इनके माता का नाम, किनके? बिंदुसार के माता का नाम क्या था? कर्नेलिया, जिसे क्या बोलते हैं? हेलेना के नाम से भी जानते हैं इसको। कर्नेलिया को हेलेना के नाम से भी जानते हैं। बिंदुसार जो है बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जानते हैं। अमित्रघात के नाम से जानते हैं। अमित्रघात के मतलब होता है कि शत्रु के विनाश करने वाला को अमित्रघात कहा जाता है। तो अमित्रघात के किसके नाम से जानते हैं? बिंदुसार को नाम से जानते हैं। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जानते हैं। बिंदुसार को जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। क्या कहा गया है बाबू? सिंहसेन कहा गया है जैन धर्म में बिंदुसार को। अब बिंदुसार जो है अपने पिता के मृत्यु 298 बीसी में हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु। तो 298 बीसी में ही बिंदुसार जो है मगध के राजगद्दी पर बैठे थे। कब बैठे थे? 298 बीसी में मगध के राजगद्दी पर बैठे थे। कौन? तो बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार का फिर जो है मृत्यु हो जाता है। बिंदुसार जो है 298 बीसी में मगध के राजगद्दी पर बैठते हैं। और बिंदुसार जो थे वह जैन धर्म के
संरक्षक भी थे। यह भी जैन धर्म के संरक्षक थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म के संरक्षक थे और इनका बेटा अशोक था। कौन था? अशोक। अशोक जो है बिंदुसार के बेटा था और चंद्रगुप्त मौर्य के पोता था। अशोक। कौन? अशोक। ठीक है। अब जो है हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था और बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य और इनके माता का नाम कर्नेलिया, जिसे हेलेना के नाम से भी जानते हैं। और बिंदुसार को जो है अमित्र घात के नाम से जानते हैं। अमित्र घात के मतलब होता है शत्रु को विनाश करने वाला को अमित्र घात कहा जाता है। बिंदुसार को जैन धर्म में सिहसेन कहा जाता है। और बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठे थे? तो 298 BC में बैठे थे। बिंदुसार जैन धर्म के संरक्षक भी थे और बिंदुसार का बेटा अशोक था। यानी कि अब अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? तब अशोक होगा। अब हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अशोक की तरफ। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अशोक की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे बच्चा अशोक के बारे में। तो अशोक जो है, अशोक बिंदुसार के अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार तथा माता के नाम शुभदरांगी था। क्या था? शुभदरांगी था। अशोक के माता के नाम शुभदरांगी था। अशोक जो है मगध की राजगद्दी पर 269 BC में बैठते हैं। मगध की राजगद्दी पर क्या करते हैं? बैठते हैं। और अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी कि 261 BC में कलिंग के राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिए थे? तोसली पर अधिकार कर लिए थे। कौन? अशोक। ठीक है, उसके बाद बालक आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन अशोक के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा ही किया गया था। और अशोक के शिलालेख को जो है वो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमेइक लिपि में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? देखिए, अशोक का जो भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन अशोक के द्वारा किया गया था। और अशोक का शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमेइक लिपि में मिलते हैं। कौन कौन से लिपि में मिलते हैं? ये 4 लिपि में जो है मिलता है अशोक का शिलालेख। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमेइक लिपि में मिलता है। और अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला शिलालेख, दूसरा नंबर स्तंभ लेख और तीसरा नंबर गुहा लेख। देखिए, यह अभिलेख क्या होता है? अशोक का जो अभिलेख था वो 3 भागों में बांटा गया था। तो अभिलेख क्या होता है? तो किसी हार्ड यानी कि किसी कठोर चीज़ पर या पत्थर पर खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। और अशोक के अभिलेख जो है वो 3 प्रकार के मिले हैं। कौन कौन? शिलालेख यानी कि जब पत्थर पर खोद कर लिखेंगे तो उससे बोलेंगे शिलालेख। स्तंभ लेख, जब पिलर पर खोद कर लिखेंगे तो उससे बोलेंगे स्तंभ लेख। और गुहा लेख, तो जब गुफा में खोद कर लिखेंगे तो उससे बोलेंगे गुफा लेख। अब देखिए, हम लोग जो है
इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं अशोक के बारे में। तो अशोक जो है बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार तथा माता के नाम शुभदरांगी था। अशोक जो है 269 बीसी में जो है मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं और अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 बीसी में कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लेते हैं। और भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन जो है अशोक के द्वारा ही किया गया था और इनके शिलालेख जो है ये 4 लिपि में मिलते हैं। पहला ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामेइक लिपि में जो है इनके शिलालेख मिलते हैं। और अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। उसके बाद बालक हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ते हैं। इसको पहले मिटा लेते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं और आगे देखते हैं कि अशोक के शिलालेख का खोज 1750 ईस्वी में 1750 ईस्वी में पादरेटी फैंथलर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो पादरेटी फैंथलर के द्वारा किया गया था। और जब खोज हुआ था तो उस टाइम पढ़ा नहीं गया था। इसको पढ़ने के लिए जो है 1837 ईस्वी में पढ़े थे। कौन पढ़े थे? तो जेम्स प्रिंसेप जो है अशोक के शिलालेख को पढ़े थे। कब पढ़े थे? तो 1837 ईस्वी में पढ़े थे। और मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक जो थे वह थे बृहस्पति। कौन थे बालक? तो बृहस्पति थे मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक। अशोक का मृत्यु जो है वह 232 बीसी में हो जाता है। 232 बीसी में हुआ था अशोक का मृत्यु। कब हुआ था? 232 बीसी में जो है वो हो जाता है। अशोक के शिलालेख का खोज कब हुआ था? तो 1750 ईस्वी में। किसके द्वारा? पादरेटी फैंथलर के द्वारा खोज किया गया था। और पढ़ा कब गया था? तो 1837 ईस्वी में। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है वो पढ़ा गया था। और मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? बृहस्पति थे। और अशोक का मृत्यु कब हुआ था? तो 332 ईस्वी में हो गया था। और यहीं पे जो है हम लोगों का मौर्य साम्राज्य खत्म होता है और हम लोगों का क्लास भी खत्म होता है। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में, नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।